हैं। ओके, यस, नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट पार्ट। नोटबुक निकाल के रखिए, जो जो नोट करने जैसे पॉइंट्स हैं वो आपको नोट करने पड़ेंगे। जून मंथ की एक बड़ी न्यूज थी, सॉरी pardon me, NABARD sanctioned rupees 1050 crores to the farmers and poor people of West Bengal। वेस्ट बंगाल में जून के मंथ में आप सबको पता है एक तूफान आया था अम्फान नाम का, राइट, और उस तूफान के वजह से वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो मैसिव हिट हुआ उसके वजह से बहुत सारे फार्मर्स को जबरदस्त लॉसेस हुए और उनके लिए खरीफ क्रॉप वाले सीजन में, आगे आने वाले सीजन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए थे। तो नाबार्ड ने 1050 करोड़ रुपीस का एक लोन सैंक्शन किया था, क्रेडिट सैंक्शन किया था स्पेशली फॉर वेस्ट बंगाल। ये आप याद रखना, 1 मार्क के जीके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नाबार्ड ने 1050 करोड़ का लोन सैंक्शन किया था, किसके लिए? वेस्ट बंगाल के फार्मर्स के लिए। ऑलराइट, अब इस न्यूज में जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जरा उसको एक लाइन में देख लेते हैं। पहला, National Bank of Agriculture and Rural Development, that is NABARD, has sanctioned a credit of 1050 crores to the current fiscal so far to the West Bengal for the benefit of farmers and poor people in rural areas। Okay, आसपास के रूरल एरियाज के लिए और वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए ये लोन दिया गया था। Then the credit support under special liquidity facility, प्लीज लिखते चलो, ये 1050 करोड़ रुपए का लोन कौन से विंडो के तहत दिया गया है? स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। नाबार्ड के पास, आरबीआई के पास इस तरह के इमरजेंसी अलोकेशन ऑफ फंड्स होते हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, ड्रॉट्स फैल गए, तो इनके पास एक SLF नाम का एक स्पेशल फंड होता है। अगर आपको कभी इसका किसी ने फुल फॉर्म पूछ लिया तो याद रखना, SLF का मतलब होता है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। और लिक्विडिटी शब्द का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा। कभी किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया तो याद रखना, लिक्विडिटी मतलब पैसा। इकोनॉमिक टर्म्स में दो बातें हमेशा याद रखो, लिक्विडिटी का फ्लो यानी पैसा बहुत तेजी से बाजार में आ रहा है, और दूसरा लिक्विडिटी का क्रंच यानी पैसा बाजार में बिल्कुल नहीं है, लोगों के पास अब खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। कोरोना पीरियड में इस वक्त हमारे देश की हालत कैसी है? लिक्विडिटी फ्लो हो रहा है कि लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है? इट इज लिक्विडिटी क्रंच, क्योंकि लोगों के पास अभी खर्च करने के लिए बेसिक पैसा है ही नहीं, इसीलिए तो इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट। will be extended to state cooperative banks। जितनी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है वहां पर वेस्ट बंगाल में उनको दिया जाएगा, आरआरबीज को दिया जाएगा और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आपको पता ही है, जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन देते हैं, जो कि कंप्लीटली अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। ऑलराइट, आगे, the credit flow to the rural sector of the state is extreme important to sustain agricultural operations as the economy has been hit by COVID-19 outbreak। आप सबको तो पता ही है कि कोरोना के लॉकडाउन लगने के बाद ये तूफान आया था, ऑलराइट, और उस समय बातें चल रही थी कि कोरोना भी है, चाइना से हमला भी हो रहा है और साथ में ये तूफान भी आ रहा है, तो भारत के ऊपर हर तरह के संकट आ गए। तो स्वाभाविक है रूरल सेक्टर में जनरली उस समय लिक्विडिटी क्रंच बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया गया था, तो ये किया गया था, 1050 करोड़ का लोन दिया गया था। एंड द लास्ट थिंग इज द क्रेडिट फ्लो विल प्रोवाइड रिलीफ टू द फार्मर्स इन अपकमिंग खरीफ सीजन। खरीफ का सीजन आने वाला ही था, अब ऑलमोस्ट ये तो शुरू ही हो गया है, लेकिन इस सीजन के लिए जनरली फार्मर्स के लिए आफत ना हो जाए और बहुत सारे फार्मर्स इसमें काफी ट्रबल से ना गुजर सके, इसीलिए ये दिया गया है। अब आप बोलेंगे कि ये अमाउंट एक्चुअली में दिया क्यों जाता है? स्वाभाविक सी बात है कि रूरल सेक्टर को अगर कहीं से हमने नजरअंदाज किया तो कंजम्पशन लेवल बहुत जबरदस्त ड्रॉप डाउन होते हैं। ये एक बेसिक इक्वेशन याद रखना, रूरल सेक्टर को अगर आप इग्नोर करते हो या टाइम पे उनकी मदद नहीं करते हो तो क्या गिर जाता है? कंजम्पशन लेवल गिरता है। कंजम्पशन लेवल गिरने का मतलब क्या हुआ? कंजम्पशन लेवल अगर गिरता है तो डिमांड गिर जाती है, लोगों के पास पैसा ही नहीं बचता, और इसका नतीजा ये होता है कि जीडीपी अचानक से सिकुड़ने लगती है, जो कि हमने देखा
देखा आने वाले दिन में, राइट। अब इस पूरे के पूरे न्यूज में आपके लिए जो 1 मार्क के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला, नाबार्ड के नए चेयरमैन का नाम याद रखिए, गोविंदा राजुलू चिंतला, राइट। जिनको नहीं पता लिखते चलो फटाफट। दूसरा, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। 1 मार्क के लिए ये कभी कोई पूछ ले, याद रखिएगा। देन फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, ये तो सबको पता ही है, थरली नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देन नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड 12th of July 1982, ऑलराइट, 12th of July 1982। हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि नाबार्ड कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था? प्लीज याद रखना, ये 1 मार्क के लिए सैंपल क्वेश्चन में पूछा गया था। नाबार्ड रेकमेंड किया गया था शिवरमन कमेटी द्वारा, और शिवरमन साहब ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट जब टेबल की तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आरबीआई के जो एग्रीकल्चर वाले अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और अलग अलग जो ब्रांचेस बना के रखी है उन सबको डिस्कार्ड किया जाए और एक नई बॉडी बना दी जाए जिसको अलग से दिखाया जाए, नाबार्ड, राइट, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल बोथ ऑफ द थिंग्स। और ये रही नाबार्ड की टैगलाइन, ये भी आप जरूर याद रखिएगा, रिवाइटलाइजिंग रूरल इंडिया थ्रू अर्बन सपोर्ट। रिवाइटलाइजिंग रूरल इंडिया थ्रू अर्बन सपोर्ट। पता है तो वेल एंड गुड, थम्स अप। नहीं पता है तो प्लीज इसको आप लिख के रखिए, अभी के अभी याद रखिए, किसी काम को टालिए मत प्लीज। सेशन के समय ही सेशन की सारी तैयारी हो जाए तो 2 घंटे के बाद आपको कोई फिक्र नहीं रहेगी, राइट। और एक बात और जरा समझ लीजिए, आरबीआई 1982 तक इस देश में सारी ही चीजें गवर्न करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि 50% से ज्यादा इंडिया में एग्रीकल्चर बेस्ड था, जो लगभग उतना आज भी है। और इस 50% के लिए क्रेडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा था, अदरवाइज प्रोडक्टिविटी गिरती ही जा रही थी। इसीलिए ये जरूरी था कि आरबीआई सारे फंक्शंस अकेले नहीं संभाल सकता, तो एक बॉडी और बनानी पड़ गई, उसका नाम था नाबार्ड, राइट। कभी किसी ने इस बात के ऊपर जिक्र किया या पूछ लिया तो ये याद रखना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फार्मर इन दिस कंट्री अंडर आरबीआई. So it was very well suggested by Sivaraman committee that a separate body called NABARD must be executed to completely take care of the agriculture and rural India through regional rural banks, through cooperative banks and through microfinance institutions, right? तो ये तीनों को संभालता है. ये समझ में आ गया आपको? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, राइट? हाँ, अब इस एक पूरे न्यूज पे आपके कोई डाउट है तो जरा बताइए मुझे. ऑल राइट, यहां तक सारी चीजें क्लियर है. ओके, थैंक यू. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चीजें नोट डाउन कर ली. हाँ, अब आ जाते हैं न्यूज नंबर 2 पे. ये है हमारी न्यूज नंबर 2 जून मंथ की. ओके, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आज, क्योंकि पहला सेशन है, थोड़ा सा लाइट रखते हैं. कल से तो हम डाउटफुल इसको तेजी से भगाएंगे. India sovereign credit rating lowered to Baa3 by Moody's Investor Service, right guys? अभी आपको याद है, मैं बता भी रहा था कि Baa को जनरली बच्चे बेसल नॉर्म समझ लेते हैं. नॉट एट ऑल, उसकी स्पेलिंग वैसी लगती है बट उसका मतलब वो नहीं होता. Baa3 ये इस तरह की रेटिंग कौन देता है? Moody's देता है. और बिल्कुल जीरो से मैं आपको समझा दूंगा इसका मतलब क्या होता है. एक बार क्लियर हो जाएगा तो हर प्रकार के क्वेश्चन आप डाइजेस्ट कर लोगे. सोवरेन शब्द का मतलब होता है राष्ट्रीय या फिर संप्रभुता, राइट? जो शुद्ध हिंदी जानते हैं वो ये समझ पा रहे होंगे, राष्ट्रीय या संप्रभुता उसको बोला जाता है सोवरेन. अब इसका मतलब क्या है जरा देखो. ये नीचे मैंने एक नक्शा दिखाया है पूरा विश्व का. इस नक्शे में यह बताया गया है कि सोवरेन रेटिंग के हिसाब से कौन सी कंट्री किस कलर में है. ओके, तो भारत आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है. येलो कलर में दिखाई दे रहा है का मतलब यह है कि भारत की रेटिंग थोड़ी सी मिडिल लेवल पर है. बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी तो हरे वालों की होती है, राइट? तो ऑब्वियसली देखो, अमेरिका का भी लाइट ग्रीन है. ये है अमेरिका, ये लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन नहीं है. कनाडा का डार्क ग्रीन है, ऑस्ट्रेलिया का डार्क ग्रीन है. तो इनकी क्षमता सबसे अच्छी है, ये कंट्री सबसे बढ़िया है. भारत जैसी कंट्रीज कैसी हैं? थोड़ी सी मिडिल लेवल पे आती है, मीडियम रेंज में आती है, यानी हल्की सी रिस्की कंट्रीज है.
और ये बाजू में दिख रहा है आपको लाल कलर में पाकिस्तान, राइट, ये ऊपर आपको दिख रहा है चाइना के ऊपर मंगोलिया, राइट। तो ये जो सारी कंट्रीज है ये तो भयानक रिस्क पे आती है, इसीलिए यहाँ पर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। अब इस पूरे के पूरे न्यूज का मतलब क्या है जरा आप समझ लीजिए। ओके, ये रफ शीट है, इसमें मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग, ओके, अब इसका मतलब क्या होता है जरा समझ लीजिए। देखिए, हमारी कंट्री के अंदर, जस्ट अ मिनट प्लीज एक्सेप्ट, बिलीव मी, ये भारत का ही मैप है। ओके, हाँ, ऐसा है कि हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से लोग डॉलर्स लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत में पैसा लगाते हैं। मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूं अगर आपको इसमें कोई दिक्कत जा रही है, 1 सेकेंड। हाँ, तो अलग अलग कंट्रीज से लोग पैसा लगाते हैं हमारे देश में। ये पैसा कौन से बेसिस पे लगाया जाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, 3 रास्ते से लगाया जाता है, राइट। तो जब भी हमारे देश में फॉरेन से पैसा लगाया जाता है, फॉरेनर हमारे देश में या वो कंपनी हमारे देश में क्या लेकर आएगी? डॉलर्स लेकर आएगी। ये डॉलर किसके पास जाएंगे? ये मुंबई में आरबीआई के पास जाकर जमा होते रहेंगे, और जितने डॉलर मुंबई में आरबीआई के पास जमा होते जाएंगे उसी को हम कहेंगे फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। हालांकि आरबीआई चाहे तो इसको खरीद भी सकता है जरूरत पड़े तो, लेकिन फॉरेन रिजर्व इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। सारा पैसा हमेशा डॉलर में ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग करेंसीज में आ सकता है, लेकिन उसको कैलकुलेट करके हम एक ही टर्म में उसको हमेशा डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉलर्स, राइट। हाँ, अब लोग हमारे देश में पैसा क्यों लगाएंगे? जब लोगों को ये पता होगा कि इस देश की जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त हो रही है, ये कंट्री में डेवलपमेंट काफी अच्छा है। चाइना में एक जमाने में 10-10% से जीडीपी भागती थी, 2004 की बात कर रहा हूं, 4, 5, 6, उस जमाने में तो लिटरली 9-9, 10-10% की जीडीपी होती थी। मनमोहन सिंह के जमाने में साल 2009 में एक बार भारत ने भी 8.9% का जीडीपी ग्रोथ अचीव किया था, और उसके बाद पिछले 11 साल से हमने वो दिन कभी नहीं देखे फिर, राइट। तो जब आपकी जीडीपी इतनी बढ़िया भागती है, ध्यान से सुनना, तो होता ये है कि ये जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं इनको हमारी कंट्री बड़ी अट्रैक्टिव लगने लगती है, और ये लोग साथ में क्या लेकर आ जाते हैं? खूब सारा डॉलर्स, राइट। अब ये डॉलर्स जो वो लेकर आते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए लाते हैं, उससे उनको रिटर्न्स कमाने होते हैं और पैसे जमा करने होते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि कोरोना काल में हुआ ये है कि हमारी जीडीपी बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है, -4% से गिरी है। आरबीआई ने तो ये तक बोल दिया है कि 2021 के लिए भी 1.5% से कॉन्ट्रैक्ट होगी, और अब हमारा हाल 0 के ऊपर कब जाएगा? सीधे 2022 में। याद रखना, हाँ, 2021 भी कोई अच्छा नहीं रहेगा। 2021 में 2020 में जो मार पड़ी है उसी का असर दिखेगा हमको, लेकिन 2022 आते आते थोड़ा बहुत हम स्टेबल होने लगेंगे। तो ये जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इसके वजह से हमारी क्रेडिट रेटिंग गिर गई है। अब क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है क्रेडिट वर्दीनेस। एक एक शब्द ढंग से समझिए और इसको ऐसे का ऐसा याद रखिए। क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट शब्द का मतलब होता है उधार, और वर्दीनेस का मतलब होता है आपकी हैसियत, आपकी लायकी। तो क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या हो गया? उधार देने की आपकी लायकी, उधार देने की आपकी हैसियत। आपका कोई हॉस्टल का दोस्त है, बिल्कुल फटीचर है, जॉब करता नहीं है, और आपसे वो 50,000 रुपए मांग रहा है। जेन्युइन नहीं है तो आप बिल्कुल 50,000 रुपए देके फंसना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको पूरी गारंटी है कि इस बंदे में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि 50,000 लौटाएगा ईमानदारी से। ऐसा ही ठीक ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वाले हमारे कंट्री की रेटिंग लगाते हैं कि क्या ये कंट्री इतना क्रेडिट स्पेंड करने लायक है। नहीं है तो यहां पर हम पैसा नहीं लगाएंगे। तो ये क्रेडिट वर्दीनेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है?
ये कैलकुलेट किया जाता है रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। और ये रेटिंग एजेंसीज कौन सी होती हैं? दुनिया में ऐसी कुछ इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कंट्री की इस तरह की रेटिंग निकाल निकाल के दुनिया के सारे इन्वेस्टर्स को बताती रहती है कि अगर आपके पास पैसा है तो वो कंट्री में लगाओ, ये कंट्री में लगाओ, इस कंट्री में लगाना है तो थोड़ा सोच संभल के लगाना, और उस कंट्री में तो बिल्कुल ही मत लगाना क्योंकि वहां पर आतंकवाद फैला हुआ है, वहां पर इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है। ये होती है रेटिंग एजेंसीज। इसीलिए इन रेटिंग एजेंसीज का जो रेटिंग होता है वो बहुत मायने रखता है। वो सीधे सीधे हमारे माथे पे एक ठप्पा लग जाता है कि अगर इन्होंने बोल दिया है कि तुम्हारी रेटिंग कमजोर है बॉस, तो दुनिया के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हाथ पीछे खींच लेंगे और वो पैसा नहीं लगाएंगे, और अगर लगाएंगे भी तो पहले जितना लगाते थे उतना नहीं लगाएंगे, अपना पैसा वो वापस निकाल लेंगे। ये समझ में आया आपको? इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसीज में दो तीन नाम बड़े फेमस हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि मूडीज, ये आपने सुना ही होगा, जैसे कि फिंच, ओके, ये भी आपने सुना ही होगा, जैसे कि S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये भी आपने सुना होगा। अब अक्सर आपको क्वेश्चन इस चीज के ऊपर आते हैं जिसका बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया। ये क्लियर हुआ आपको? राइट। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए, ये हमेशा के लिए याद रखना, जब भी कोई कंपनी भारत में नौकरी देने के इरादे से आती है, आई रिपीट, जब भी कोई कंपनी भारत में नौकरी देने के इरादे से आती है तो उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपके शहर में मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट है और मैकडॉनल्ड्स कहां से आया? अमेरिका से आया, लेकिन उस मैकडॉनल्ड में हमारे भारत के लोग काम कर रहे हैं, यानी मैकडॉनल्ड्स का भारत में जो आना हुआ किस रास्ते से हुआ? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पुणे में फोक्सवैगन की कार बनती है, फोक्सवैगन तो विदेश का ब्रांड है, जर्मन ब्रांड है, तो यहां पर कार बना रहा है और यहां पर उस कारखाने में भारत के लोग काम कर रहे हैं, तो वो कौन हो गया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई विदेशी भारत में पैसा लगाएगा लेकिन वो नौकरी देने का प्रॉमिस नहीं करता, जॉब वगैरह नहीं देगा, सिर्फ पैसा लगाएगा, उसको बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। कोई सऊदी अरब के तेल के कुएं का मालिक भारत में TCS के शेयर खरीद के रख लेगा, इंफोसिस के शेयर खरीद के रख लेगा, तो उसने किसी को जॉब दिया क्या? नो, उसने सिर्फ इंडिया में पैसा लगाया है, उसको हम बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इसका मतलब होता है कि आप दोनों ही चीजें करने में इंटरेस्टेड हो, आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी करोगे, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करोगे, तो आपको पूरा पोर्टफोलियो दिया जाता है। हमारे साथ दुर्भाग्य ये हो रहा है कि पिछले 2 साल में, 2019 में और 20 में तो भट्टा ही बैठ गया पूरा, इन 2 सालों में ये तीनों चीजें भारत में आ तो रही नहीं है, उल्टा जा रही है, तो धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। तो ये एक बहुत गंभीर परिस्थिति है। समझ में आ गया आपको? यस। अब जरा सोवरेन क्रेडिट रेटिंग की एक सिंपल डेफिनेशन देख लीजिए, ये नोट्स में आपको मिल जाएगी, आपकी इच्छा है लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग इज एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ऑफ अ कंट्री और सोवरेन एंटिटी। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स कैन गिव इन्वेस्टर्स इनसाइट, यानी पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर, जिसको हम हिंदी में निवेशक कहते हैं, उसको इनसाइट देता है, मतलब उसको एक समझ देता है कि भाई इस कंट्री में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, नहीं लगाना है तो रुक जाओ, बिल्कुल मत लगाओ। इनटू द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, रिस्की फैक्टर बताता है, विद इन्वेस्टिंग इनटू द डेट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, इनटू इंक्लूडिंग एनी पॉलिटिकल रिस्क। यस, अभी देखो चाइना में पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि सरकार का दखल हर जगह रहता है। इंडिया में भी पॉलिटिकल रिस्क धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी की रेटिंग कम हो गई है, राइट। तो स्वाभाविक सी बात है, सरकार जितनी दखल अंदाजी करेगी, बिजनेसमैन उतना ही नाराज हो जाता है और उतना ही वो पीछे भाग जाता है, राइट। दूसरा, at the request of country, credit rating agency will evaluate the economic and political environment to assign it a rating. Okay, अभी आप देखो, कोई एक कंट्री होगी, मान लो अफ्रीका में सोमालिया नाम की, उसकी कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं निकाली गई है। क्यों? क्योंकि सोमालिया ने कभी बोला ही नहीं किसी एजेंसी को कि मेरी रेटिंग निकालो।
भारत हमेशा इस चीज में इंटरेस्टेड रहता है क्योंकि भारत चाहता है कि उसके पास डॉलर आए, इसीलिए ये जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये आपके रिक्वेस्ट पे ही आपकी रेटिंग निकालेगी, फोकट में निकालेंगी नहीं, राइट। Obtaining a good sovereign credit rating is usually essential for developing countries that want access to funding in international bonds market. International bond market में developing countries में कितनी फंडिंग की जानी चाहिए उसका एक सही अंदाजा होता है। अब इस रेटिंग टेबल को देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। स्टैंडर्ड एंड पुअर वाले की रेटिंग हमेशा ए और बी और सी कैटेगरी में रहती है। तो अगर आपको कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन आया और वहां पर सिर्फ ए या फिर बी या फिर सी और कैपिटल लेटर्स में ही है ये सब कुछ, तो इन दैट केस वो स्टैंडर्ड एंड पुअर का या फिर फिच का हो सकता है। मूडी वाले हमेशा स्मॉल और कैपिटल लेटर और 1 2 3 इस तरह के आंकड़े यूज करके रेटिंग निकालते हैं, ठीक है। इनके अपने अलग अलग मतलब होते हैं तो उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। छोटा ए बड़ा ए दोनों लिया है, नंबर्स भी लिए हैं, इस तरह की जब आपको रेटिंग दिखेगी तो वो समझ जाना किसकी है, मूडीज की है। और फिच वाले ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसी ही रेटिंग निकालते हैं। और यहां बाजू में दिया गया है प्राइम, हाई ग्रेड, अपर मीडियम ग्रेड, लोअर मीडियम ग्रेड, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, स्पेक्युलेटिव, हायर स्पेक्युलेटिव, हाईली स्पेक्युलेटिव, सब्सटेंशियल रिस्क और एक्सट्रीमली सब्सटेंशियल रिस्क। यानी किसी कंट्री को अगर सी वाली रेटिंग मिली है तो भैया तौबा तौबा, उसके पास जाके इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। और आपको पता है ये किस चीज पे डिपेंड करता है। अगर आपके देश में टेररिज्म बहुत भयानक है, अगर आपके देश में बिल्कुल गला घोटने वाला बिजनेस इंडेक्स चल रहा है, तो कोई भी आपके देश में पैसा लगाएगा नहीं। इसीलिए आतंकवाद और बाकी चीजों का देश के इन्वेस्टमेंट पे सीधा सीधा असर पड़ता है। ऑलराइट, ये समझ में आ गया आपको, ये क्लियर है, ओके। अब मूडीज इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, भारत की रेटिंग Baa2 से Baa3 कर दी है, यानी थोड़ी सी गिरा दी है। तो इधर देख लेते हैं टेबल में अपन, ये देखो ये Baa2 इसको गिरा के Baa3 कर दिया है। तो हम लोअर मीडियम ग्रेड में थे, अभी भी हम वहीं पर हैं, लेकिन हमारी रेटिंग थोड़ी कम हो गई है। तो इससे अब क्या होगा, जैसे ही ये रेटिंग कम हुई है अब भारत में इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगा, क्योंकि लोग तो ये देखते हैं ना यार, लोग आएंगे ही नहीं, और वैसे ही जीडीपी का भट्टा बैठा हुआ है, नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो और हाल बुरा हो जाएगा। ये क्यों हुआ है, क्योंकि 4% से रियल जीडीपी भारत की कमजोर हो गई है। और मूडी ने यह भी बताया है कि 8.7% का ग्रोथ भारत में 2022 में देखने को मिलेगा। मैं इस बात को थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव वे में अगर मानूं तो मैं इसको थोड़ा स्केप्टिकल मानता हूं, डाउटफुल मानता हूं। मुझे नहीं लगता कि 8.7 के रफ्तार से एकदम से 2 साल में हम ग्रो करेंगे। रफली अराउंड हो सकता है कि 4, 5 या 6% तक जाए। ऑलराइट, ये क्लियर हो गया गाइस, ये सेकंड वाली न्यूज पूरी समझ में आ गई। अब आपके कुछ डाउट्स हैं तो मैं देख लेता हूं। हाँ सर, पेन का कलर, अच्छा ठीक है भैया, पेन का कलर बदल दूं क्या? ठीक है, आप बताना, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा कलर हम ले ले। वैसे भी मैं अंडरलाइनिंग कर रहा था कुछ कुछ चीजें। हाँ, ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। इनिशियल कैपिटल, हाँ फाइन, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ हाँ, गोविंद ने एक क्वेश्चन पूछा है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा। भाई मेरे, आप लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस में यही चीजें पूछी जाएंगी। एग्रीकल्चर अवेयरनेस का पार्ट तो ऑलरेडी कवर किया गया है, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट है, इसमें यही चीजें आएंगी। प्लीज कंफ्यूज मत होइए, राइट। हाँ हाँ, विकास एक सवाल पूछ रहा है कि फॉरेक्स का मतलब क्या होता है। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। इधर देखो, FOR मतलब फॉरेन, EX का मतलब एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, राइट। हाँ, और फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है विदेशी मुद्रा का विनिमय, उसका एक्सचेंज, राइट। $1 बराबर 70 रुपए, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज। ओके, क्लियर है। ऑल राइट गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड न्यूज है आज की, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। आगे हमारा MCQ आने वाला है, इसीलिए प्लीज सेशन पर आखिरी तक बने रहिए। ओके, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, आप सबको पता है कि RBI ने जून महीने में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था
कि अब PIDB बनाने वाले हैं। आपको इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि PIDB मतलब क्या, PIDB का फुल फॉर्म क्या होता है, PIDB का बेसिक पर्पस क्या है। इसके ऊपर 4 ऑप्शन डाल के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए इस न्यूज को समझ लीजिए। नीचे मैंने एक तस्वीर, एक इमेज लाई है आपके लिए जो कि डायरेक्टली रिलेट करेगी इस चीज से। ये इमेज आप देख रहे हो, ये पेमेंट करते समय आपने देखा होगा किसी मॉल में, जहां पर आपका बिल बनता है वहां पर इस टाइप का कंप्यूटर रहता है और यहां से डायरेक्टली आपका बिल जनरेट होता है और आपको रसीद मिलती है। ये वो वाली जगह है, राइट। तो ये जगह क्यों दिखाई गई है, 1 मिनट में समझ लीजिए, पूरी न्यूज आपको यही क्लियर हो जाएगी। देखो दोस्तों, जब आप कोई भी चीज परचेस करते हो, परचेस कर लेने के बाद जब आप उसकी बिलिंग करते हो, जब आप बिल बनाते हो, तो बिल बनाने वाले काउंटर पे जहां पर आपको रसीद मिलती है उस जगह को बोला जाता है POS। ध्यान से सुनना, POS। व्हाट इज POS? पॉइंट ऑफ सेल। मैं लिख देता हूं यहां पर, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ सेल जो है ये डायरेक्टली किस चीज से रिलेट करेगा, आपके बिलिंग से। अब RBI का कहना यह है कि इस पॉइंट ऑफ सेल में हम 500 करोड़ रुपए और लगा रहे हैं। तो इसमें लगा रहे हैं मतलब क्या है, इसमें लगाने का मतलब RBI का कहना है कि इस तरह के बिलिंग काउंटर्स हर जगह, हर दुकान में, टीयर 1 शहर में, टीयर 2 शहर में, छोटे छोटे जगह पर, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों में, हर जगह फैला दो और हर जगह इसको पेनिट्रेट कर दो। तो RBI को ये सब करके क्या मिलेगा, RBI का कहना है कि अगर ये सब होगा तो भारत में डिजिटल पेमेंट्स बहुत बढ़ जाएंगे, और डिजिटल पेमेंट्स अगर बढ़ेंगे तो लोगों के खाते में पैसा कितना है उसके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। लोग कैश में पैसा देंगे तो हमको पता थोड़ी चलेगा कि किसने कितना पैसा लिया, कितना दिया। डिजिटल पेमेंट अगर करेंगे तो पैसे का हिसाब रखना बड़ा आसान हो जाता है, और पैसे का हिसाब रखना आसान हो जाएगा तो टैक्स वसूलना आसान होगा, और टैक्स वसूलना आसान होगा तो GST कलेक्ट करना आसान हो जाएगा। और GST कलेक्ट करना कितना जरूरी हो गया है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरा भट्टा बैठा हुआ है, एक एक राज्य रो रहे हैं कि हमको GST के ऊपर कंसेशन दो, राइट। ये एक्चुअल में सरकार ने, सॉरी RBI ने किया है। ये समझ में आया कि नहीं आपको। अब इस तरह के जो बिलिंग काउंटर होते हैं पॉइंट ऑफ सेल वाले, ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलेंगे। हैदराबाद में मिल जाएगा, मुंबई में मिलेगा, पुणे में, हालांकि आजकल छोटे मोटे शहरों में भी है, लेकिन लार्जली इसका पेनिट्रेशन कहां है, बड़े बड़े शहरों में है। तो RBI का कहना है कि इसको हर एक जगह पर पहुंचाया जाए, और स्पेशली उन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात की है, पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचाया जाए। और इसके लिए RBI ने कितना, 500 करोड़ रुपए, मतलब 500 करोड़ रुपए का कॉर्पस रखा है। जो अमाउंट में शुरू की जाती है चीजें उसको बोला जाता है कॉर्पस, राइट। इसमें से 250 करोड़ रुपए खुद RBI देने वाला है, और 250 करोड़ रुपए कार्ड जो स्वाइप करेगा जो बैंक वाला वो देगा। तो अलग अलग बैंक जो इसमें इंटरेस्टेड है वो इसमें पैसा लगा सकते हैं। ये आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और इसके पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको बताते चल रहा हूं, उसको आप समझ लीजिए, राइट। अब ये पहला वाला पार्ट बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया, इसको जस्ट एक लाइन में रीड कर लेते हैं। द फंड हैज बीन लॉन्च टू गिव बूस्ट टू द डिजिटल पेमेंट्स। देखो, डिजिटल पेमेंट को बूस्ट करने के लिए, एंड विल बी यूज्ड टू क्रिएट and encourage the acquirers to deploy and adopt point of sale infrastructure। मैंने ऑलरेडी आपको बोला ना, पॉइंट ऑफ सेल, ये वाली चीज को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, राइट। टीयर 3 टू टीयर 6 सेंटर्स, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, ये जो होते हैं, ये टीयर का मतलब क्या होता है, शहरों की आबादी के हिसाब से ये टीयर दिए जाते हैं। तो टीयर 1 में एकदम मुंबई जैसे शहर आएंगे, आबादी जैसे जैसे कम होती जाएगी अलग अलग शहर आते जाएंगे। तो 3 से लेकर 6 तक के जो शहर हैं आबादी में,
ऑब्वियसली वहां पर बड़े बड़े मॉल्स नहीं है, वहां पर पीओएस नहीं होता होगा, तो वहां पर भी डालना है, क्योंकि हमको टैक्स चाहिए, देश बचाने के लिए टैक्स की जरूरत बहुत ज्यादा है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि वहां पर आबादी बहुत कम है, तो वहां पर सबसे ज्यादा टीयर 3 से टीयर 6 वाले शहर हैं। दूसरा, पीआईडीएफ यानी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वही है, इसमें 500 करोड़ रुपए का क्या रखा गया है, कॉर्पस। किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए जो अमाउंट फंड अलोकेट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस, ये वर्ड याद रखना। उसके बाद 250 करोड़ रुपए कौन देगा, आरबीआई देगा, और बाकी का कौन देगा, बैंक्स दे सकते हैं, जो कार्ड नेटवर्किंग ऑपरेटर है वो लोग दे सकते हैं, उसका कार्ड बनता है ना जैसे मॉल्स वालों का, तो वो लोग कर सकते हैं जो चाहते हैं कि इस धंधे में उतरे। ऑलराइट, यस। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या है जरा देख लीजिए। सबसे पहला तो पॉइंट ऑफ सेल मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कभी कोई पूछेगा इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा, कॉर्पस में जिसकी बात कर रहा था, आरबीआई ने 250 करोड़ का कॉर्पस उसमें दिया है। और तीसरी चीज, इसको गवर्न कौन करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। पीआईडीएफ को कंप्लीटली गवर्न करने वाला है स्वयं आरबीआई, उसको वो गवर्न भी करेगा और एडमिनिस्टर भी करेगा, राइट। तो आपको सपोज इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेबी, नाबार्ड या फिर आरबीआई, द राइट आंसर हैज टू बी आरबीआई। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आ जाते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। ओके, और हमको अगर बैकग्राउंड नहीं पता हो तो बहुत लाजमी है कि हम किसी गलत जगह पर टिक कर देंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई, ये खबर पूरी की पूरी समझ में आ गई। कोई डाउट है तो अब इसके ऊपर आप पूछ सकते हैं। हाँ, भूपेंद्र कह रहा है चैनल पर वीडियो अवेलेबल रहेगा कि सर मुझे ड्यूटी जाना है। बिल्कुल सर, आप ड्यूटी पे जाइए और प्लीज सैनिटाइजर लेकर जाइए, ये वीडियो अवेलेबल रहेगा। ओके, और हो सके तो शाम को जरा आके लाइक कर देना वीडियो को। हाँ, प्रदीप गंगवार कह रहा है पॉइंट ऑफ सेल, बेटा सेल की स्पेलिंग गलत लिख दी है तुमने, SALE वाला सेल। हाँ, पूरा कंफ्यूजन और कंसेप्ट ही बदल जाएगा उस हिसाब से, वीडियो अकाउंट में ऐड हो जाएगा। यस सर, ऑलरेडी कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, यहां तक क्लियर है। अब आ जाते हैं लास्ट न्यूज पे, इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 1.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2021 बाय आरबीआई। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी सीरीज फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर है, और फाइनेंशियल अवेयरनेस में एग्री वाली खबरें जहां जहां पर होंगी वो बशर्ते कवर की ही जाएंगी, बिल्कुल वो होंगी ही होंगी, लेकिन उसके साथ आपको इकोनॉमी और फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें जो एग्जाम में आने वाली है वो इसमें कवर हो रही है। तो प्लीज 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 कंफ्यूज मत होना। ओके, इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 1.5% इन 2021, आरबीआई ने ऑलरेडी बोल दिया। शक्तिकांत दास ने अपनी बाई मंथली पॉलिसी जब लाई थी, 2-2 महीने की बाई मंथली पॉलिसी जब आती है, अभी आने वाली है फिर से अक्टूबर के आसपास, तो उन्होंने ये बोला कि अगला साल भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन का ही रहेगा। देखो दोस्तों, एक बात को समझ लो, ढंग से देखना, मैं जो बोल रहा हूं उसको प्लीज एक बार क्लियर कर लो। कोई चीज 100 रुपए की थी साल 2019 में, वो चीज 104 रुपए की हो गई साल 2020 में, तो कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ, 4% का, राइट। अब कोई चीज 100 रुपए की थी साल 2019 में और वो 102 रुपए की हो गई, तो 2% का ग्रोथ तो हुआ। लेकिन अगर मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी साल 2019 में और अब 98 रुपीस की हो गई है साल 2020 में, तो -2% का ग्रोथ हुआ। यानी एक एक्स बार नाम की एक लाइन रहेगी, उसके नीचे आप चले जाते हो तो माइनस, उसके ऊपर आप रहते हो तो प्लस, ये सीधा हिसाब है, राइट। अब ग्रोथ तो छोड़ो, हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है इस इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से, इस कोरोना पेंडेमिक के वजह से, राइट। अब उसके डिटेल में जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एनी हाउ बहुत बातें करनी पड़ेंगी बार बार। आपको सिर्फ एक एस्पेक्ट में इसका बता देता हूं, इसका मतलब क्या होता है। भारत की टोटल जीडीपी इस वक्त ट्रिलियन में कितनी है, कोरोना के पहले के आंकड़े बता रहा हूं, क्योंकि अभी तो आंकड़े बदल गए हैं बहुत सारे। 2.9 ट्रिलियन, ठीक है, ये आंकड़ा याद रखना। टोटल जीडीपी कितनी है, 2.9 ट्रिलियन, राइट।
अगर 1% से जीडीपी गिरती है, 1% से, राइट, तो समझ जाना 1,75,000 करोड़ रुपए, 1,75,000 करोड़ रुपए की नौकरियां गई, खत्म। एम्प्लॉय हाँ, सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। प्लीज 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 स्टे ऑन द लाइन, प्लीज प्लीज स्टे ऑन द लाइन, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आई एम बैक, आई एम बैक। थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, प्लीज प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हाँ, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मैंने समझाया है, किसी को नहीं समझ में आया तो लास्ट में एक बार फिर से बता दूंगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए, जाइए मत, जाइए मत, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, ओके ओके ओके। हाँ, चलिए 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 आगे देखते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने जीडीपी बनाई है इस साल की 2.9 ट्रिलियन डॉलर और अगले साल की जीडीपी आपने बना ली है 3.2 ट्रिलियन डॉलर, तो आपने थोड़ी सी जीवीए बढ़ा ली है। आपने क्या कर लिया है? ग्रॉस वैल्यू ऐड किया है, चीजों में वैल्यू ऐड किया है, राइट, इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू ऐड। और तीसरा, रियल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रियल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं RPFCE। ये इस तरह की चीजें जरा आपको याद करनी पड़ेगी, रियल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब क्या है, जरा एक लाइन में समझने की कोशिश करो। हाँ, एकदम तुरंत बता रहा हूं मैं। देखिए, हमारे देश में जीडीपी को धक्का देने के लिए 3 लोग हमेशा काम करते हैं। कौन कौन? सरकार, सरकार को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं पब्लिक, ओके, पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सरकारी इन्वेस्टमेंट। दूसरा, प्राइवेट, अंबानी जैसे लोग, महिंद्रा जैसे लोग, टाटा जैसे लोग, इन्फोसिस जैसे लोग। और तीसरा, इंडिविजुअल, आप और मेरे जैसे लोग। और हम तीनों लोग जितनी डिमांड पैदा करेंगे उतनी ये जीडीपी चलती है, राइट। अब हमारे देश का सीन ऐसा है कि पब्लिक यानी सरकारी कंजम्पशन जो है वो थोड़ा बहुत है और प्राइवेट और इंडिविजुअल का भी थोड़ा बहुत है, और दोनों का मिला के ये देश चलता है। लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई है कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में जाने के वजह से ये प्राइवेट और इंडिविजुअल, ये नीचे के 2 लोग, इनका कंजम्पशन एकदम कम हो गया है, इनकी डिमांड एकदम से बैठ गई है। तो इन लोगों ने नई नौकरियां देना बंद कर दिया है, इन लोगों ने नए कंस्ट्रक्शन करना बंद कर दिया है, इन लोगों ने नए धंधे शुरू करना बंद कर दिया है, इन लोगों ने नए नए इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। और कोरोना काल में हर कोई बिल्कुल हाथ बांध के बैठा हुआ है, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है, पता नहीं आने वाला कल कैसा रहेगा, आज पैसा डाल के मतलब नहीं है, चुपचाप बैठो। अब ऐसा होने के वजह से क्या हो गया है, जीडीपी का पूरा भार किसके ऊपर आ गया है? अकेले सरकार के ऊपर आ गया है, और सरकार को ही संभालना है, सरकार को ही इन दोनों लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करना है। उसके लिए लगेगा टाइम, और तब तक इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में रहेगी। ये समझ में आया कि नहीं आपको? ये क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? ऑल राइट गाइस, तो ये था पूरा का पूरा इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट। अब इसके ऊपर आपके कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। हाँ हाँ सर, प्लीज पिछली स्लाइड पर जाओ। ओके 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 सर सर सर, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बात मैं समझा देता हूँ, ये थी पिछली वाली स्लाइड बेटा, देखो यहां तक मैंने समझा दिया था। उसके बाद ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में सिर्फ न्यूज है, और इस पार्ट पे मैंने आपको बोला था कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस वैल्यू एडेड और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये 3 चीज का डेफिनेशन मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर से सुन लो, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस वैल्यू एडेड और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये 3 चीज मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं डायरेक्टली इस स्लाइड में आया। नेटवर्क आते आते हम यहाँ ग्रॉस वैल्यू एडेड में आ गए थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को 30 सेकंड में बता देता हूं, एक बार ढंग से सुन लो, प्लीज ध्यान से सुनना। एक बार बता दे रहा हूं। मान लो कि साल 2020 में भारत में 100 कंपनियां हैं, 100 कंपनियां हैं भारत में।
अब भारत की पॉपुलेशन कितने से बढ़ रही है? 1.2 करोड़ से हर साल भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी 2 साल में हम एक पूरा ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं इस देश में। अब 1.2 करोड़ से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इनके लिए अनाज, इनके लिए रोजी रोटी के इंतजाम, इनके लिए मकान के इंतजाम सब करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या लगेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। तो भारत में अगर 100 कंपनियां हैं तो साल 2021 में बढ़ी हुई पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए इस साल भारत में कम से कम 130-140 कंपनियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तब तो नए लोगों को हम जॉब दे पाएंगे। अब ये 100 का जो 130-140 हुआ, 30 और 40 की जो वृद्धि हुई, उसको बोला जाता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। उसका नाम ही है बेटा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो वो बढ़ता रहता है। हमारे देश में लफड़ा ये हो गया है अभी कोरोना के वजह से, ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा खासा 6% से नीचे गिर गया है और 2021 में ये और नीचे गिरेगा। राइट, इतना बड़ा नहीं लेकिन नीचे जाएगा ही जाएगा। ये इसका बेसिक मतलब हुआ। समझ में आया क्या आपको? राइट, हाँ, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके।